नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा जो निम्न बुक का नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी आज के बाद जितने भी जो टॉपिक है वो थोड़े हैं जो मतलब पहले हमारे 10-15 मिनट के हो रहे थे, तो ये लगभग 20-25 मिनट के 20 में खींच सकता है, आधे घंटे में खींच सकता है, क्योंकि अभी जो भी टॉपिक आएंगे वो सारे बड़े होंगे दोस्तों। जो बेसिक बेसिक छोटे छोटे टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए, तो अभी जो भी टॉपिक आएगा वो थोड़ा लंबा चलेगा। और ये जो हमारा टॉपिक है आप पीछे देख सकते हो बोर्ड पे, ये अल्टरनेटिंग करंट का है, प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये कहाँ जनरेट होती है, इसके क्या मान होते हैं, कहाँ यूज होती है, इसका जो है डायरेक्ट करंट या डीसी के ऊपर जो है क्या एडवांटेज है, उन सब के हम बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो लंबा है तो इसको क्या लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाएगा। आप समझ लीजिए जो आईटीआई का जो बेसिक है या उसकी जो नींव है वो यहीं से जो है शुरू हो रही, और इससे पहले के जो टॉपिक थे वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के बाद जो भी चीज़ें चलेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ही जो है आगे की सारी मशीनें वगैरह कैसे काम करती है वो सारा आएगा। तो आप इस टॉपिक पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट की, क्योंकि जब एसी आ रहा है तो इसके कंपैरिजन में हमको डीसी भी जो है पढ़ना जरूरी है। दोस्तों डीसी का जो मेरा प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में, और इस वाले में मैं बता देता हूँ कि डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट या जो है दिष्ट धारा। तो दोस्तों दिष्ट धारा क्या होती है कि इसका मान जो है समय के साथ बदलता नहीं है, मतलब जैसे एसी में प्लस माइनस होता है तो इसमें जो है धारा का मान स्थिर रहता है और जीरो से कभी नेगेटिव साइड में नहीं आता, मतलब हमेशा जो है प्लस में चलता है, जो हमने उसमें ग्राफ में भी देखा था। अब दोस्तों होता क्या है कि डायरेक्ट करंट जो है हमें कहाँ से मिलता है, तो ये हमें सेल से मिल जाता है, और दोस्तों बैटरी से मिल सकता है, और डीसी जनरेटर जो होता है डायनामो वहाँ से तो हम इसको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जिसके कारण इसका हम ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन एसी के कंपैरिजन में इसका जो यूज़ देखा जाए तो वो है दोस्तों, इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। वो हाथों हाथ जनरेट होती है, जो बड़े बड़े जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, पावर प्लांट होते हैं, उनमें जनरेट होती है और वो सीधा हमारे तक सेंड करते हैं। जो हमारे डोमेस्टिक है, कॉमर्शियल जो है, हमारे घर वगैरह है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उन सब में दोस्तों जो है ये अल्टरनेटिंग करंट या एसी आता है। अब डीसी का जो अपन एक दो फॉर्म और हो सकती है वो हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए आप, जो डायरेक्ट करंट है हमारा, अगर ये जीरो हो गया तो इसके नेगेटिव साइड में तो ये कुछ होता नहीं। अगर हम टाइम और करंट के बीच में ग्राफ निकाले तो दोस्तों देखिए यहाँ से यहाँ तक, जो जीरो से शुरू करके इस लाइन तक जो डॉट डॉट दिख रही है यहाँ तक देखिए दोस्तों, अगर ग्राफ की लाइन अगर बिल्कुल सीधी है तो इसको हम जो है प्योर डीसी कहते हैं, क्योंकि इसका मान जो कम ज्यादा नहीं हो रहा। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे ही इसका मान कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये रेगुलर इंटरवल में नहीं है, इसमें टाइम कोई फिक्स नहीं है कि कम ज्यादा होगा या बराबर ज्यादा होगा नहीं होगा, कहीं जरूरत पड़ी ना ज्यादा चला गया कम ज्यादा चला गया। तो इसको कहते हैं दोस्तों वेरिंग डीसी। वेरिंग मतलब बदलती हुई डीसी, या डीसी का मान है जो बदल रहा है, लेकिन दोस्तों जीरो से नीचे ये फिर भी नहीं जा रहा माइनस में, ऊपर ऊपर ही चेंज हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है इसमें ये जीरो से लेकर मैक्सिमम तक जाता है, फिर वापस जीरो तक आता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो तक आता है, फिर मैक्सिमम जाता है, फिर जीरो तक आता है। तो ये कहलाती है पल्सेटिंग डीसी। ये पल्स के रूप में जो है चेंज हो रही है, लेकिन इसमें भी जो है माइनस का कोई हिस्सा नहीं आ रहा। तो डीसी अपने आप में कंफर्म हो जाती है कि जो भी हमें प्राप्त होती है वो सारी पॉजिटिव हाफ में प्राप्त होती है, इसमें जो है मान नेगेटिव हाफ में नहीं मिलता। तो ये मुख्य रूप से जो है डीसी का। अब नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट एसी प्रत्यावर्ती धारा जो है समय के साथ अपने मान को जो है चेंज करती रहती है। दोस्तों ये मान को भी चेंज करती है, इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। एक बार प्लस में हमको मिलता है, एक बार माइनस में मिलता है। अब इसमें जो ये मान है वो जीरो से बढ़ना स्टार्ट होता है, एक मैक्सिमम लेवल तक जाता है, फिर वहां से वापस घट के जीरो पे आता है, फिर जीरो के बाद ये अगले जो साइकिल है इसके, ये अगला जो हाफ है वो पॉजिटिव में ना होकर नेगेटिव में शुरू होता है, तो वो वापस माइनस के में घटना शुरू होता है, जीरो तक मतलब मैक्सिमम तक जाता है, और वहां से वापस जो बढ़ के जीरो तक आता है। तो ये जो है लगातार चलता रहता है। तो दोस्तों इसकी भी जो अल्टरनेटिंग करंट जो है हमको एसी जनरेटर, जिसको हम अल्टरनेटर कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। और उसके रिगार्डिंग में हम देख लेते हैं कि ये जो है इसमें 3 प्रकार की जो वेव है वो हमें प्राप्त होती है। सारी वेव जो एसी की है, लेकिन फिर भी इनके जो मान है वो जो इसके आप डिजाइन देख सकते हो दोस्तों अलग अलग है। ये फर्स्ट वेव आप देख सकते हो दोस्तों, ये साइन वेव है जिसको ज्यावक्री भी कह सकते हैं।
और साइनसोइडल वेव भी कह सकते हैं। साइन वेव जो जनरली हम एसी जब प्राप्त करते हैं तो उसमें ये हमें मिलती है। तो दोस्तों इसमें देखिए जीरो हो गया ऑटो प्लस और माइनस, तो ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगी, जीरो से एक मैक्सिमम लेवल तक जाती है, फिर वापस घट के जीरो पे आती है, फिर ये उल्टे हाथ में प्रवेश होना स्टार्ट कर देती है। तो ये फिर मैक्सिमम नीचे तक जाती है, वापस जीरो तक आती है, तो ये साइन वेव कहलाती है। अब दोस्तों जो एसी है हमको स्क्वायर वेव में भी मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों ये स्क्वायर वेव है, इसने माइनस से शुरू किया, जीरो तक गई, फिर प्लस, फिर मैक्सिमम आ गया, फिर ये जा रही है इस टाइप से। तो दोस्तों इसमें देखिए जो यहाँ मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो कुछ ही सेकंड के लिए रहती है, उसके बाद क्या है वापस नीचे चली जाती है। जबकि आप देखो यहाँ स्क्वायर वेव में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काफी टाइम के लिए रहती है। तो दोस्तों ये थोड़ा वेव में जो है फर्क है, इसमें पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ज्यादा देर तक इसमें रहती है, तो स्क्वायर वेव में रहती है। तो तीसरा जो हिस्सा है हमारा यहाँ शॉर्ट टूथ वेव। शॉर्ट टूथ दोस्तों देखिए होगी आपने, जो लकड़ी काटने की आरी होती है उसके जो टीथ होते हैं ऐसे, तो उस टाइप से भी ये वेव जो है पॉजिटिव नेगेटिव इसमें मिल सकती है। तो ये यहाँ से जीरो से बढ़ना स्टार्ट करती है, मैक्सिमम तक जाती है, फिर दोस्तों इसमें अचानक से मान कम होकर जीरो पे हो जाता है। जो देखिए दोस्तों स्क्वायर में भी यही हो रहा है और जो हमारे शॉर्ट टूथ है इसमें भी यही हो रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो साइन वेव जो होती है या जो एसी की जो वेव्स होती है तीनों, उसमें से ज्यादा अच्छी कौन सी रहती है, किसमें मान है जो अचानक से जीरो हो जाता है। तो दोस्तों देखिए हमारे यहाँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर ये धीरे धीरे घट के जीरो पे आ रहा है। इसमें तो अचानक हुआ नहीं, लेकिन जो स्क्वायर वेव है और जो शॉर्ट टूथ वेव है इनमें जो है मान वो मैक्सिमम से अचानक घट के जीरो पे आ जाता है। तो ये इस पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं इन दोनों वेव के बारे में। अब ये इसमें पूछ रहा था कि मैक्सिमम किस में रहता है, तो जो मैक्सिमम जो धारा का मान है वो स्क्वायर वेव में ज्यादा समय के लिए रहता है। तो दोस्तों ये तीनों प्रकार के जो वेव है वो होगी, ये तीनों ही जो है एसी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं हमारा जो काम आती है वो साइन वेव होती है, जिसके ऊपर पूरा एसी जो है डिपेंड करता है। अब दोस्तों जो ये अल्टरनेटिंग करंट है या प्रत्यावर्ती धारा है, तो ये मिलती किससे, तो ये मिलती है हमको एसी जनरेटर पे। एसी जनरेटर कह लो, एसी जनरेटर को जो है अल्टरनेटर भी कहते हैं दोस्तों। अब अल्टरनेटर का जो उपयोग है हम कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, वो है लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक पावर के जो है बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहाँ हम इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि डीसी में क्या होता है दोस्तों, हीटिंग की समस्या होती है, वायर जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं। जो अगर कार्बन ब्रश से हम जब डीसी लेते हैं तो उसमें आग की भी प्रॉब्लम रहती है, वहाँ चिंगारी जो है ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एसी को हम ज़्यादा मात्रा में जो ज़्यादा अमाउंट में जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी जो एसी है वो डीसी के कंपैरिजन में हम इसको कितनी भी ज़्यादा दोस्तों देखिए 5 लाख वोल्ट तक भी हम जो है एसी का जनरेशन कर सकते हैं, जबकि जो डीसी होता है वो 6000 वोल्ट तक ही हम इसको 60 केवी तक की जो है दोस्तों इसका जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो जनरेटर से जो उत्पन्न हो रही है या जो अल्टरनेटर से जो उत्पन्न हो रही है उसकी हम दोस्तों देखिए रेंज देखेंगे तो वो 6.6 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 110 केवी, 220 केवी और 400 केवी, यहाँ तक ये जो जनरल है हम जो इसका उत्पादन करते हैं एसी का पावर प्लांट में। उसके बाद दोस्तों वहाँ से ट्रांसमिशन जो है हम यहाँ पे जहाँ भी हमको सिटी में चाहिए होता है, बड़े बड़े जो सब स्टेशन है वहाँ तक आ जाता है, और वहाँ से जो है जो जनरल कॉलोनियाँ वगैरह होती है, सिटी वगैरह होती है, फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, वहाँ हम इसका जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। दोस्तों जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ इतने वोल्टेज हमारे जरूरी है नहीं, जो कि 11 केवी, 110 केवी, 220 केवी इतने की तो हमारे पास जरूरत होती नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं वहाँ से स्टेप डाउन कर देते हैं, और स्टेप डाउन करने के लिए डिवाइस यूज होती है जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम जो है इनके मान घटा के, अगर हमको सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए तो उसके लिए दोस्तों 240 वोल्टेज जो है हम उस स्टेप डाउन करके ले लेते हैं, और 3 फेज की सप्लाई चाहिए तो 415 जो वोल्ट है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ भी यूज करना है कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए एसी जो है वो क्या होता है कि हम इसको ज़्यादा दूरी तक भेज सकते हैं, और ज़्यादा दूरी तक भेज सकते हैं। उसमें जो होता है ये गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वायर जो है वो हम पतला यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि इसमें लॉसेस जो है वो भी जो है मिनिमम होता है, इसी के कारण एसी जो है ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा इसका प्रचलन है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो एसी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे जो मेन रोल है वो है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म चुंबकत्व का जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल है। चुंबक में दोस्तों हमको पता है 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों हमारे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो जो है नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जो है एंटर होती है।
तो अगर इस चुंबकीय बल रेखा को हम किसी भी तरह से कटवा सके, या इन चुंबकीय जो बल रेखा एन से निकल के एस में जा रही, एन ध्रुव से एस ध्रुव में जा रही, अगर हम किसी भी तरीके से इसको काटें तो दोस्तों वहाँ जो है उस मैग्नेटिज्म के कटने के कारण, मैग्नेटिज्म में चेंज होने के कारण जो है हमारा वोल्टेज या जो एसी है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं दोस्तों, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डॉट डॉट लाइन से देखिए दोस्तों यहाँ जनरेट किया, हमारे पास दो ध्रुव एन ध्रुव और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो में। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो चुंबकीय जो धारा है वो एन से निकलती है और एस की तरफ जाती है, ये दोनों देख रहे थे। अब हमको क्या करना है, ये जो डॉट डॉट जितने भी जो धाराएं जा रही है, चुंबकीय बल रेखा जा रही है, इसको किसी ना किसी तरीके से हमें कटवाना। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमने ये कंडक्टर ले लिया जिसको हम चालक कह सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम हाथ से पकड़ लेंगे और इसके देखिए दोस्तों लीड आ रही है, जो यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, जिससे कि हम धारा के विक्षेप को इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जो कंडक्टर आप देख लीजिए मेरे मार्कर जो पकड़ रखा है उसकी तरह आप देख लीजिए, इसको हम पकड़ के क्या करेंगे दोस्तों, इसको यूं अंदर बार इसको ऐसे करेंगे, जिससे कि ये चुंबकीय बल रेखा है रेगुलर इंटरवल में घटती रहे। तो दोस्तों हम इसके घटने पे यहाँ देखेंगे कि जो है ये गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है सुई कभी इधर ये दिखाएगी। इसका मतलब होता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के घटने पर जो है वोल्टेज का जो है या ईएमएफ कह सकते हो आप, उसका प्रोडक्शन जो है होता है। तो दोस्तों ये बेसिक जो आइडिया था कि ऐसे कैसे जनरेट होती है उसका लिया गया है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि कंडक्टर अगर एक ही होगा, एक ही चालक होगा, एक ही तार होगा, तो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो गैस है वो भी बहुत कम होगी। लेकिन बहुत कम में तो हमारा काम चलता नहीं, हमको तो ज्यादा चाहिए। तो इसके कारण क्या है कि जो बड़े बड़े आर्मेचर राउंड करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंडक्टर लगाते हैं ताकि वो हर सेकंड में बहुत ज्यादा मात्रा में इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटे और जिससे हमें ज्यादा मात्रा में जो है एसी वो मिल सके। तो उसी का उपयोग करते हुए दोस्तों, इस एक बेसिक फंडामेंटल का उपयोग करते हुए हम प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ जो जनरेट होती है पूरी एक साइन वेव कैसे बनती है उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारे पास 5 स्थितियां, 1 2 3 4 5। अब पांचों स्थितियों में दोस्तों अंदर की जो कॉइल है, जो कंडक्टर की जो कॉइल है उसका अलग अलग शेप है, तो उसको हमने दर्शा रखा है। दोस्तों देखिए एन से एस तक जब यहाँ चुंबकीय बल रेखा जाएगी तो इसमें जो है एसी कैसे जनरेट होती है। तो दोस्तों देखिए जब भी, जैसे मैं आपको फिर से यहाँ बड़ा इसका करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये एन है, ये एस है और यहाँ हमने ये इसमें लगा रखी कॉइल, जिसको आप दोस्तों देख सकते हैं ए बी सी डी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ दो जो है स्लिप रिंग होती है, एक सिरा यहाँ टच होता है, एक सिरा यहाँ टच होता है और बाहर यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा रखे होते हैं, जिसकी सहायता से हमें जो है ये वोल्टेज को कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो हम कलेक्ट करेंगे या वोल्टमीटर में देखेंगे कि ये किस टाइप से, या गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि इसका जो विक्षेप है ये मिडिल से ये और ये है इसके जीरो के इधर उधर कहाँ होता है, तो वो हम देखेंगे। अब दोस्तों इसमें होता है क्या कि जो चुंबकीय बल रेखा यहाँ जा रही, ये देख सकते हो आप लगातार, और ये चीज यहाँ दिखा रखी है अलग अलग स्थितियों में। तो चुंबकीय बल रेखा है जो ये जा रही, अब क्या करेगा दोस्तों, जब ये घूमेगा, इसको मैं आपके डस्टर की सहायता से दिखा सकता हूँ। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिए जो पीछे का हिस्सा है वो बिल्कुल ब्राइट है और जो ये वाला हिस्सा है जो थोड़ा ब्लैक आपको दिख रहा होगा, तो इसके सहायता से हम समझेंगे कि कैसे होगा। अब दोस्तों इसमें होता है क्या कि जब भी आपकी कॉइल है जो चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होती है, मतलब चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है इसके समांतर होती है, तो क्या होता है कि उससे जो मिनिमम जो है लाइनें वो कटती है। तो मिनिमम कटती है इसका मतलब हमारे प्रोड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो एसी धारा है, एसी करंट है, वो भी जो है मिनिमम होगी दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगी कि जैसे आप पहले देख लीजिए, इस राइट साइड से देख लेते हैं दोस्तों, तो ये घूमना स्टार्ट करेगी। जैसे कुछ एंगल का कोण लेते थे यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखा जा रही है, इससे कटना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों कटना स्टार्ट हो गई तो हमारा जो कांटा है, जो गैल्वेनोमीटर का कांटा है, वो भी थोड़ा यहाँ से इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा, जब ये यहाँ से घूम के ये पूरा 90 डिग्री में हो जाएगा तो आप देखोगे कि मैक्सिमम को काट पा रहा है और मैक्सिमम चुंबकीय बल रेखा कटेगी तो हमारा जो साइन वेव का जो है ये एसी करंट का जो है हमको मैक्सिमम हिस्सा मिलेगा, एसी वोल्टेज का मैक्सिमम हिस्सा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ये यहाँ मैक्सिमम काट लिया, उसके बाद दोस्तों ये वापस घूमना स्टार्ट करते हैं और घूमते 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 फिर से ये समांतर में आ जाती है। तो फिर से ये जो हमारा मैक्सिमम पे जाके जो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो वापस जीरो पे आ जाती है, क्योंकि अब कटना यहाँ से इसने घूमना स्टार्ट किया, ये यहाँ बिल्कुल कम मिल रहा था, या मैक्सिमम काटा तो ज्यादा मिल रहा था, मैक्सिमम हमको मिल रहा था, फिर ये आ गया तो मिनिमम को काट रहा था, हमको जो मिलने वाली ये फिर वो भी मिनिमम हो जाएगी। अब दोस्तों लेकिन इस चक्कर तक आप देखोगे दोस्तों कि पहले आपके सामने ये वाला हिस्सा दिख रहा था, अब ये ऐसे घूमा पूरा तो ये वाला हिस्सा आ गया। अब इसमें देखिए दोस्तों किस हिस्से में जो आपके यहाँ
मैंने दे रखे ABCD। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जो AB से अगर हम यूँ देखें तीर के निशान से कि AB की और ये करंट घूम के ऐसे आ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ही ये कॉइल ऐसे थी और ये घूम के यूँ आगे, इसका मतलब AB तो इधर चले गए और जो है CD इधर चले गए। मैं यहाँ लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये AB हो गया और ये C और ये D हो गया। तो दोस्तों देखिए हमारा AB से ऊपर जा रहा था, अब करंट है जो भी उल्टा चला जाएगा क्योंकि इधर तो AB से जा रहा था। तो ये जैसे ये स्थिति आएगी तो जो हमारा करंट के जो सिरे पहले थे ABCD वो ऐसे आते बदल जाएंगे दोस्तों। अब AB तो इधर रह गया और CD जो है हमारे इस साइड रह गया। अब यहाँ के बाद क्या होगा दोस्तों, जो धारा का मान है, जो यह जो EMF का मान है वो नेगेटिव में चला जाता है क्योंकि ये इस तरह है, ये चुंबकीय बल रेखा है तो ये नेगेटिव में मिलेगा। फिर ये वापस इसको काटना स्टार्ट करेगी तो दोस्तों हमारा जो मान है वो नेगेटिव में इधर मैक्सिमम होते होते ये यहाँ जैसे ये 90 डिग्री पे आएगी, चुंबकीय जो हमारा कंडक्टर चुंबकीय बल रेखा होकर 90 डिग्री में आएगा, मैक्सिमम काटेगा तो हमको जो नेगेटिव में जो है वो मैक्सिमम EMF मिलेगी। उसके बाद ये घूमते 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 दोस्तों वापस ये होते होते फिर से समांतर में आ जाएगा। तो यहाँ कट के हमारे पास जो है फिर से जो EMF का मान है वो 0 पे आ जाता है। तो दोस्तों देखिए इस जो कॉइल के जो हमने रजिस्टर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके पूरे घूमने में जो हमारे चुंबकीय बल रेखा एक बार मैक्सिमम कटती है, एक बार मिनिमम कटती है। तो वहां से ये मान धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, वेरी करता है। जो हम इसकी सहायता से यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये जब 0 डिग्री पे था तो ये मिनिमम शो कर रहा था, फिर 90 डिग्री पे जब ये चला गया तो मैक्सिमम काट रहा था। तो इसका मान है जो किसी भी एक साइड में जो है मैक्सिमम हमें मिल रहा है। फिर ये वापस जब 180 डिग्री पे पहले के जैसे चेंज हो गया दोस्तों, तो ये बिल्कुल नहीं काट रहा था, फिर से 0 पे आ गया, फिर 270 पे गया दोस्तों। लेकिन इस बार आप देखोगे कि इसके सिरे जो बदल चुके, धारा का मान बदल चुका। तो वो 0 से जहाँ पहले राइट हैंड साइड जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, 0 से लेफ्ट हैंड साइड जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मीटर। उसके बाद हम आगे देखें दोस्तों, फिर 360 डिग्री पे आता था, फिर से वो 0 पे आ जाता। इन चार स्थितियों पर जो है मान है वो हम देखें कि जब 0 पे था तो 0 था क्योंकि साइन में 0 ही होता है। उसके बाद ये 0.25, 0.50, 0.75 और 1.0, ये चार मान जो हमको मिलते हैं, इसी को पूरी हमारी जो साइन वेव है वो कंस्ट्रक्ट होती है। देखिए दोस्तों ये 0 पे जब इसका मान 0 था, यहाँ से जैसे जैसे ये कॉइल घूमना स्टार्ट कर रही है, वो चुंबकीय बल रेखा को काटना स्टार्ट कर रही है, तो ये मान धीरे धीरे करता करता यहाँ बढ़ेगा। ये दोस्तों मैक्सिमम मान है जो हमें EMF मिलता है, AC EMF का। उसके बाद यहाँ से जो कॉइल फिर घूमना स्टार्ट करते हैं, यहाँ आके फिर से ये 0 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये मान है जो कुंडली की जो साइड थी वो बदल जाती है। उसके बाद ये मान हमें माइनस में मिलना प्राप्त होता है, फिर ये नीचे तक आता है, यहाँ मैक्सिमम होता है और फिर यहाँ से वापस ये 0 की साइड चला जाता है। तो ये तो दोस्तों एक पूरी साइन वेव थी जो AC को जनरेट करने में जो है काम आती है, या कैसे जो है इसका मान वेरी होता है या बदलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट दोस्तों जो चीजें इसमें आती है वो हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या चीजें आती है। हमारा फर्स्ट है साइकिल। तो साइकिल क्या होता है दोस्तों, पूरा एक चक्र होता है, जो भी हम वेव मान दर्शा रहे हैं उसमें पूरा एक चक्र जो है हमारा साइकिल कहलाता है। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके दोस्तों, हमारे 0 से मैक्सिमम पे जाना चाहिए, मैक्सिमम पे 0, फिर माइनस में मैक्सिमम पे जाना चाहिए और वहां से जो है वापस ये 0 पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके ये पूरा जो एक चक्र है वो एक साइकिल कहलाता है। अब उसके बाद दोस्तों आता है इसमें पीरियड। तो ये होता है कि दोस्तों एक पूरे साइकिल को कंस्ट्रक्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों यहाँ 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर 0 पे आएगा, फिर माइनस में मैक्सिमम जाएगा, फिर 0 आएगा। तो ये यहाँ देखने वाली चीज है कि एक साइकिल बनने में कितना टाइम लगा, वो हमारा टाइम पीरियड जो है या आवर्तकाल कहलाता है, कि 0 से लेकर वापस 0 तक पहुंचने में, और दोनों का जो हाफ वो भी कवर हो जाए, पॉजिटिव वाला भी कवर हो जाए, नेगेटिव वाला भी कवर हो जाए, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमारा जो है टाइम पीरियड कहलाता है। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवृत्ति, जो आपने बहुत बार सुन रखा होगा कि आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों पर सेकंड, एक सेकंड में जो है ये ऐसी साइकिल कितनी बनती है, 1 बनती है, 2 बनती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 कितनी बनती है, वो हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। मतलब हर सेकंड, प्रति सेकंड ये जो है ऐसी साइकिलें कितनी बन रही है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दोस्तों जो आवृत्ति है उसको मापने का हमारे पास जो मात्रक है वो है हर्ट्ज। तो पर सेकंड होने वाले दोलन की संख्या या पर सेकंड कितनी साइकिल बन रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी से दर्शाएंगे। हमारे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो है दोस्तों 50 हर्ट्ज। तो आपको इधर जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास जो सप्लाई प्राप्त हो रही है उसमें एक सेकंड में ऐसे जो पॉजिटिव जो वैल्यू है वो भी 50 टाइम हो जाती है, 50 बार, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो भी जो है 50 बार हो जाती है। मतलब ऐसे 50 साइकिल बन जाते हैं एक सेकंड में। इसका मतलब आपके घर पे जो पंखा है, टीवी है, ट्यूबलाइट है, या जो भी चीजें जल रही है
जैसे बल्ब की हम बात करते हैं तो वो 1 सेकंड में 50 बार तो जलता है, 50 बार ही जो है बुझता है। लेकिन दोस्तों ये टाइम इतना तेज होता है कि हम जो है खुली आंखों से देख नहीं पाते कि वाकई ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी तेज होती है क्या। तो ये फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है, जो ईएमएफ की हम बात करें तो उसका इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान कि जिस क्षण हम देखना चाहते हैं वहां इसका मान जो है वो कितना है, मतलब कितने जो है इसमें वोल्ट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हम एग्जांपल एक ले सकते हैं कि कोई बंदा जैसे मान लो हम जयपुर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो वो जा तो रहा है 2 घंटे में पहुंच भी जाएगा, 4 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन हम जब उसको फोन लगा के पूछते हैं कि अब कहाँ है, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा कि भाई मैं अभी टोल टैक्स पे हूँ या अभी कहाँ चल रहा हूँ, बीच में क्या जगह है, मैं किस जगह या किस गांव में किस सिटी के आसपास खड़ा हूँ या कहाँ चल रहा हूँ, तो वो तात्क्षणिक मान होता है। वैसे दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी होता है हमारा एसी जनरेशन होता है या साइन वेव होता है, उसमें भी इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक मान होता है कि जिस क्षण हम देखना चाहेंगे, हम 0 पे देखें तो ये भी 0, अगर हम इस सेकंड पे देखें तो दोस्तों ये इसका मान ये तात्क्षणिक होगा, अगर हम इस सेकंड देखें तो यहाँ कोई मान आएगा वो तात्क्षणिक होगा, अगर हम इस सेकंड देखें तो ये मान तात्क्षणिक होगा। वैसे हम इस टाइम पे देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे इधर का जो है पूरा टाइम भी नोट करा, इस सेकंड देखें तो ये माइनस में इतना मान होगा। तो इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक मान का मतलब ही ये होता है कि जिस क्षण हम देखना चाहते हैं वहां मान कितना है, आप केवल उसकी वैल्यू बताइए, कम ज्यादा से हमको जो है कुछ नहीं लेना, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। उसके बाद दोस्तों आती है पीक वैल्यू। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम, हमको जो मिलने वाली जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पीक वैल्यू जो है हमारे साइन वेव में 2 आ रहा था, एक तो ये हिस्सा, ये भी दोस्तों पीक वैल्यू कहलाएगा इसकी, लेकिन ये प्लस में कहलाएगा। फिर माइनस के अगर हम पीक वैल्यू देखें तो दोस्तों ये वाली है इसमें पीक वैल्यू, लेकिन ये माइनस वैल्यू नोट कर रहा है। प्लस हाफ में जो है पीक वैल्यू का है दोस्तों ये कि मैक्सिमम मान कितना, साइन वेव का जो है यह जनरेटेड ईएमएफ का मैक्सिमम मान पीक वैल्यू कहलाता है। और नेगेटिव हाफ में भी देखें तो यहाँ ये पीक वैल्यू कहलाएगा। नो नेक्स्ट दोस्तों इसमें आती है कि पीक टू पीक वैल्यू, मतलब आप देखिए दोस्तों इसमें पॉजिटिव पीक से लेके नेगेटिव पीक जो है, मतलब यहाँ अगर मैं इसको आप ऐसे बढ़ा करके दिखाना चाहूँ तो ये जो वैल्यू है वो हमारी पीक टू पीक वैल्यू होगी। ये जो दिख रही है पीक टू पीक वैल्यू, कि यहाँ पॉजिटिव हाफ में जो पीक वैल्यू वहां से लेके नेगेटिव हाफ में जो पीक वैल्यू है वहां वैल्यू कितनी होगी, तो ये पीक टू पीक जो है वैल्यू कहलाती है। दोस्तों पीक टू पीक वैल्यू होती है जो किसी भी एक पीक वैल्यू जो दे रखी है, हमारा ऊपर हिस्सा ले लो नीचे वाला हिस्सा ले लो, उसकी डबल होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू भी कितनी होती है, तो वो दोस्तों उसकी डबल होती है, क्योंकि आप देख सकते हो ये अंतर, इसमें पॉजिटिव हाफ भी आ गया, नेगेटिव हाफ भी आ गया, तो ये इसकी जस्ट डबल ही होनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव जो है वैल्यू कितनी है हमारी। इफेक्टिव वैल्यू को जो है हिंदी में कहते हैं प्रभावी मान। हमारे पास कितना भी जनरेट हो रहा हो, कितना भी हम सप्लाई में दे रहे हो, लेकिन प्रभावी मान जो है दोस्तों वो क्या होता है। तो इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है कि दोस्तों हमको ये कंडक्टर लेंगे, ये हमने कंडक्टर ले लिए, 2 कंडक्टर ले लिए, समान इनका प्रतिरोध, इसका भी प्रतिरोध आ रहा है, इसका भी प्रतिरोध आ रहा है, इसमें भी 1 एम्पीयर की धारा जा रही है, इसमें भी 1 एम्पीयर की धारा जा रही है। देखिए दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ, हमने 2 चालक ऐसे लिए जिनका प्रतिरोध या उनका रेजिस्टेंस जो आ रहा है दोनों का समान है, दोनों में हम समान धारा प्रवाहित करेंगे। लेकिन 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 यहाँ जो समान धारा है वो दोस्तों दोनों अलग है। देखिए दोस्तों इसमें जो है वो हम बात कर रहे थे, हम डीसी सप्लाई देंगे, इसमें हम एसी सप्लाई देंगे, बस यहाँ इतना ही फर्क है कि एक में हमको डीसी देनी, एक में हमको एसी देनी। अब हमने दे तो दी, लेकिन इनसे क्या होगा, एसी देने से क्या होगा, डीसी देने से क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें हीटिंग इफेक्ट आपने सुना होगा कि किसी भी चालक के प्रतिरोध के कारण जब हम उसमें से धारा गुजारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हीट उत्पन्न होती है। तो दोस्तों समान प्रतिरोध के वायर में 1 एम्पीयर की धारा, दोनों में समान एम्पीयर की धारा, जब हम डीसी दे रहे तो यहाँ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, और उतने की उतनी हीट अगर हम एसी देने पे भी अगर प्रोड्यूस हो जाए, अगर ये दोनों किसी भी तरीके से दोस्तों इक्वल हो जाए, तो एसी में उस धारा के मान को जो हम कहेंगे दोस्तों इफेक्टिव वैल्यू या प्रभावी मान। जो हमारा यहाँ प्रभावी मान है कि दोनों में जो हीट है वो जो है समान होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें हीट का भी हमने पढ़ा था, जो जूल्स का जो लॉ पढ़ा था, H=I²RT। ये तो इसमें जो इफेक्टिव वैल्यू का मान होता है वो I² जो होता है धारा के जो है वर्ग के जो है समानुपाती इसमें हो सकता है।
कर रहे थे जो है इफेक्टिव वैल्यू क्या है। अब दोस्तों इफेक्टिव वैल्यू का ही जो है दूसरा जो हम बात यहाँ करते हैं आरएमएस वैल्यू, जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये दोस्तों क्या होती है कि हम यहाँ से जो हमारा जो पूरी साइन वेव दोस्तों इसको अलग अलग टुकड़ों में जो है हम तोड़ देते हैं। इसमें कितने हिस्से हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें जो धारा है जैसे I1, I2, I3, I4, जैसे मान लो यहाँ I10 तक ही इसमें टुकड़े टुकड़े। तो स्क्वायर में वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों यहाँ देखिए स्क्वायर क्यों बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि जो हीट है x वो I के स्क्वायर के जो है इक्वल होती है। तो यहाँ हम जितना भी निकालेंगे सबसे पहले हम देखें दोस्तों जो हमारे पास I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का जो है स्क्वायर, ऐसे करते करते ये डेट जो आगे चलेगी। जैसे हम I10 तक निकाला इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके दोस्तों इसका जो एवरेज निकाल दीजिए। जैसे 10 हमने टुकड़े लिए तो 10 आप यह कर दीजिए, और उसके बाद में अगर हम वर्गमूल निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो होगा हमारी जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू जो है वो आएगी। अब दोस्तों इसमें हमारे घरों में जो भी मीटर लग रखे हैं या हमारे पास जो भी मीटर लग रखे होते हैं वो सारे जो है इफेक्टिव मान को ही जो दर्शाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो मीटर लग रखे होते हैं घरों में वो जो है कौन से मान को दर्शाते हैं। ये तो वो दोस्तों आप ये ध्यान रखें वो है इफेक्टिव मान को जो है दर्शाते हैं। और इफेक्टिव मान जो होता है दोस्तों जैसे वोल्टेज का हम निकाले या जो करंट का हम निकाले तो वो क्या होता है दोस्तों जो इसका मैक्सिमम जो पीक में देखे दोस्तों ये मैक्सिमम या ये मैक्सिमम जो मान होता है उसका 0.707, अगर वोल्टेज निकाल रहे हैं तो V मैक्सिमम हो गया और करंट निकालते हैं 0.707 IM। तो ये जरूर ध्यान रखना है दोनों की जो हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू जो निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। अगर वोल्टेज ज्ञात करना है तो 0.707 वोल्टेज जो मैक्सिमम में वैल्यू कितना है उसका, और करंट में निकालना है तो करंट में क्या मैक्सिमम है उसमें हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखिए इसके बाद जो हमारे पास सारी चीज में फिर से आपको यहाँ से इसमें चलिए इसलिए मैं ये रफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए ये हमारा आता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है कि दोस्तों यहाँ से 0 से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0, फिर 0 से फिर माइनस में मैक्सिमम और माइनस में मैक्सिमम से लेके ये फिर से 0 पे आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमारे पास धारा के जो दार्शनिक जितने भी मान निकल रहे हैं उन सबको हम जोड़ के उनके अगर संख्या का भाग देते तो हमारे पास जो है वो एक एवरेज वैल्यू जो है इसकी निकल जाएगी कि धारा के हमने कितने मान लिए उसमें उनकी संख्या का भाग दे दो तो हमारे पास जो है एक एवरेज आ जाएगा। तो ये दोस्तों जो एवरेज होता है इसमें हम देख लेते हैं कि वोल्टेज के लिए जो निकालना है या जैसे AB से मैं डिनोट कर देता हूँ या IAB, ठीक। तो ये दोनों दोस्तों देखें इसमें फिर से वही होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है V मैक्सिमम ले लो और I मैक्सिमम ले लो तो इसका ये कितने गुना होता है तो ये हम देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास जो है गुना होता है 0.637, ये भी होगा 0.637। तो ये दोनों तरीके से हम जो है इसमें एवरेज वैल्यू जो हमारे निकाल सकते हैं कि 0.637 ऑफ VM। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास जो भी धारा के इधर दोस्तों आप मान देख सकते हो वो क्या है कि वो एक जैसे नहीं हो रहे, यहाँ से 0 से बढ़ते हुए मैक्सिमम जाते हैं फिर घट रहे फिर, लेकिन एक जैसे नहीं है, इसलिए हमको ये मान जो इसमें लेने पड़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इसके बाद आता है फॉर्म फैक्टर। आप अगली बार जो देखोगे ये होता है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या मान होता है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर निकालने का कि हमने पहले निकाला 0 जो इफेक्टिव वैल्यू निकाली थी तो इफेक्टिव वैल्यू और जो है एवरेज वैल्यू का जो अनुपात है दोस्तों वो हमारा फॉर्म फैक्टर जो है कहलाता है। जो इफेक्टिव वैल्यू थी दोस्तों और एवरेज वैल्यू ये दे रखा है, इन दोनों का जो इफेक्टिव वैल्यू थी जो हमारे 0.707 जैसे VM और 0.707 IM। तो ये तो होगी हमारी इफेक्टिव वैल्यू और ये हमारी होगी एवरेज वैल्यू। तो दोनों का जो अनुपात है वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है दोस्तों। अगर हम इसमें दोनों में ये धारा का ये वाला मान और ये वाला मान दोनों ले लें तो जो हमारा KF से दर्शाते हैं फॉर्म फैक्टर हो गया 0.0707 ये हो गया IM अपॉन 0.637 IM मैक्सिमम का, ये हमारा दोस्तों कहलाता है फॉर्म फैक्टर। और इसका जो हम या मान देखें तो ये लगभग 1.1 के लगभग आता है। तो दोस्तों ये फॉर्म फैक्टर जो है 1.1 होता है। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो हमारा जो है इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो है
अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और ये कितना होता है तो इसका मान आता है 1.1। ये लगभग दोस्तों हम देखें तो ये जैसे 11 के जैसे शो हो रहा है। तो इसी के कारण जो हम जितने भी जो जनरेटिंग वोल्टेज हमने यहाँ देखिए दोस्तों सारे 11 के गुणांक में होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो जनरेटिंग वोल्टेज है जो सारे वोल्टेज मिल रहे हैं वो 11 के गुणांक में क्यों होते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा फॉर्म फैक्टर जो है 1.1 है। अब दोस्तों इसमें लास्ट एक चीज़ हमारे बचेगी कि एडवांटेज ऑफ एसी। एसी के क्या एडवांटेज है। ये दोस्तों मैंने जो है आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई जो एसी है इसमें एक तो जो है हीट जो जनरेट होती है वो मिनिमम होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें लॉसेज है जो मिनिमम होते हैं, इसलिए हम पतले वायर में भी जो है इसको लॉन्ग डिस्टेंस अधिक दूरी तक इसका जो है ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है कि इसको ज़्यादा मान में एसी को जो है ज़्यादा मान की भी जो है हम 5 लाख वोल्ट तक इसका जनरेशन कर सकते हैं, जबकि डीसी में जो है वो 60,000 वोल्ट तक ही जो है इसका जनरेशन हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वह जो चिंगारी आर्किंग की समस्या होगी, हीटिंग की समस्या होगी, इसलिए डीसी ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकती। दूसरा चीज़ है दोस्तों जो एसी को जो है हमको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना बहुत आसान होता है ट्रांसफार्मर की सहायता से, जबकि डीसी को जो है हम स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो आती है जो है एक जो हम देख ले कि जो डीसी का बेनिफिट है जो एसी की तुलना में वो है कि भाई डीसी की जो मोटर है उनका स्पीड रेगुलेशन या उनको कंट्रोल करना एसी की तुलना में ज़्यादा आसान है। तो ये एक डीसी का हम फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी जो है सारा जो है एसी हमेशा सुपीरियर होती है, तो उसको हम आसानी से ट्रांसमिशन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये जो पूरा एसी प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर था वो मैंने यहाँ आपको डिफाइन करने की या समझाने की कोशिश की है कि ये इसमें पूरी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। इसको आप एक बार और पढ़ें और इसमें जो है कोई भी अगर डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में जो है मेंशन कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, अधिक अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।